जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल क्राइम की आहट में स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। ये कहानी आप सभी के अंदर दहशत पैदा कर देगी। ये कहानी एक ऐसे कपल की है जिसने अपना नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करवा दिया। एक आम इंसान अपने पार्टनर को या तो गिफ्ट देता है या फिर उसकी बेहद केयर करता है, पर एक प्रेमी ने अपने पार्टनर के लिए जो किया उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप लोगों में शायद ही किसी ने ऐसा प्रेमी देखा होगा। इस प्रेमी के आगे सबका प्रेम फीका पड़ जाता है। इस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए जो किया वो शायद ही दुनिया में किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए किया होगा। इसकी प्रेम कहानी दुनिया की सबसे अनोखी प्रेम कहानी कहलाती है। इस प्रेमी के आगे लैला मजनू, हीर रांझा जैसे कपल भी कम लगते हैं। ये सारे कपल इसके आगे कुछ भी नहीं है। सबसे हैरान कर देने वाली लव स्टोरी दुनिया के सामने आने से पहले ही खत्म हो गई। इस कहानी को दुनिया में ना के बराबर लोग ही जानते हैं। इस प्रेमी के प्रेम को मौत भी नहीं खत्म कर पाई। दुनिया की सबसे अनोखी प्रेम कहानी सुनने के लिए तथा कहानी के हर पहलू को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है जर्मनी की। सन 1877 में जर्मनी में कार्ल एंजेला नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ। ये लड़का कार्ल बचपन में एकदम नॉर्मल था। इसका बचपन बाकी बच्चों जैसा ही था। ये धीरे धीरे 12 साल का हुआ। 12 साल की उम्र में इसे एक रात सपना आया। इस सपने ने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस सपने ने इसकी पूरी मासूमियत, बचपना सब छीन लिया। इस सपने को देखने के बाद ये लड़का एकदम सीरियस हो गया। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर इस सपने में ऐसा क्या था। इसके सपने में इसके पूर्वज आते हैं। पूर्वज सपने में इस लड़के से कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का प्यार एक दूसरे देश की लड़की होगी। वह लड़की बहुत सुंदर सी होगी, उसके गहरे रंग के बाल होंगे और वो एकदम गोरी होगी। उसको देखते ही तुम उसमें खो जाओगे। रात को सपना पूरा हुआ। जब लड़का सुबह उठा तो उसे रात का पूरा सपना याद था। कॉल इस सपने को लेकर एकदम सीरियस हो गया। इस सपने की बात उसके मन में बैठ गई। वो 12 साल की उम्र से ही उस सपने वाली लड़की को खोजने लगा। कॉल ने अपने दिमाग में पूरी तरह से ये बैठा लिया था कि उसी सपने वाली लड़की से शादी करेगा। उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो उस ड्रीम गर्ल को खोजे कहाँ। एक रात वो सोचता रहा कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसे उसकी ड्रीम गर्ल मिल जाए। जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने पूरी दुनिया में उस लड़की को खोजने का प्लान बनाया और धीरे धीरे करके उसने पूरी दुनिया खोज डाली। उसने अपनी ड्रीम गर्ल के लिए पूरी दुनिया घूमी। ये सब करते हुए अब वो पूरे 40 साल का हो चुका था। 12 से कब वो 40 का हो गया उसे कुछ पता ही नहीं चला। अब उसके घर वालों ने जबरदस्ती कॉल को शादी के बंधन में बांध दिया। घर वालों को लगता था कि शायद कॉल शादी के बाद अपना सपना भूल जाए और नॉर्मल इंसान बन जाए। कॉल की शादी घर वालों ने डेरिस नामक लड़की से करवाई थी। कॉल इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हमेशा अपनी पत्नी से कहता था कि तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मुझे शादी करनी थी। मैंने तुमसे जबरदस्ती में शादी की थी। कॉल को इस शादी से 2 बच्चे भी होते हैं। इसके बाद कॉल ने अपने पूरे परिवार के साथ जर्मनी को छोड़ने का प्लान बनाया। सन 1926 में कॉल ने अपने पूरे परिवार को लेकर जर्मनी को छोड़ दिया और अमेरिका के फ्लोरिडा में शिफ्ट हो गया। यहाँ आने के बाद उसने काम की तलाश करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो खाली तो बैठ नहीं सकता था, उसे अपना पूरा परिवार भी तो पालना था। कुछ टाइम बाद उसने रेडियोलॉजी की नौकरी करनी शुरू कर दी। अमेरिका आकर कॉल रेडियोलॉजिस्ट बन गया और अपने पेशेंट को देखने लगा। अब उसे हॉस्पिटल में काम करते हुए पूरे 4 साल हो चुके थे। इसी बीच उसे हॉस्पिटल में एक पेशेंट दिखी। इस पेशेंट को देखते ही कॉल शॉक्ड हो गया। कॉल इस पेशेंट को देखकर जितना खुश हुआ उतना खुश वो कभी जीवन में नहीं हुआ था। कॉल खुश होता भी क्यों ना, उसे ड्रीम गर्ल जो उसकी मिल गई थी। ये लड़की ठीक वैसी थी जैसी कॉल ने सपने में देखी थी। कॉल उस लड़की को देखकर बिना टाइम बर्बाद किए उसके पास पहुंचा और उसे डॉक्टर की तरह उससे बात करने लगा। जब कॉल ने उससे उसका नाम पूछा तो उस लड़की ने अपना नाम मरिया बताया। जब कॉल मरिया से मिला तब वो केवल 21 साल की थी। मरिया क्यूबा से अमेरिका में शिफ्ट हुई थी। कॉल ने उससे मिलकर ये जाना कि उसकी ड्रीम गर्ल पहले से ही शादीशुदा है, पर कॉल की इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉल धीरे धीरे उससे रोज मिलने लगता है। अब कॉल और मरिया काफी क्लोज आ जाते हैं। तब मरिया कॉल को बताती है कि वो शादीशुदा है, पर वो अपने पति के साथ अब नहीं रहती। एक मिसकैरेज के कारण दोनों में काफी दूरियां आ गई थी। तब से हम दोनों अलग अलग ही रहते हैं। जब ये सारी चीजें कॉल को पता चली तो उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा।
मरिया में उसे अपनी ड्रीम गर्ल दिख रही थी। अब कॉल ने पूरे जतन के साथ मरिया का ध्यान रखना शुरू कर दिया। कॉल अब मरिया के साथ ऐसा डॉक्टर घुलने मिलने लगा। मरिया को कॉल का यूं क्लोज आना बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि मरिया कॉल की केयर को लेकर एक डॉक्टर की तरह ट्रीट कर रही थी। एक दिन कॉल को पता चलता है कि मरिया को टीबी नामक गंभीर बीमारी है। उस टाइम पर टीबी को एक बेहद खतरनाक बीमारी माना जाता था, क्योंकि तब टीबी की कोई दवा नहीं बनी थी। कॉल मरिया की बीमारी को जानकर हैरान हो जाता है। अब कॉल मरिया को किसी भी तरह से बचाने की सोचने लगता है। अब कॉल टीबी की दवाई बनाने में लग जाता है। उस टाइम पर टीबी एकदम नई बीमारी थी। डॉक्टरों को टीबी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कॉल भी इस टीबी से पूरी तरह से अनजान था, पर अब कुछ भी करके उसे इस बीमारी का तोड़ निकालना था, क्योंकि बात अब उसकी ड्रीम गर्ल की थी, जो उसे एक लंबे इंतजार के बाद मिली थी। अब कॉल अपनी ड्रीम गर्ल को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहता था। अब कॉल ने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। अब कुछ भी करके उसे टीबी की दवा बनानी थी। हॉस्पिटल के सभी बड़े डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने मरिया के घर वालों से साफ साफ कह दिया कि हमारे पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, हम मरिया को नहीं बचा सकते हैं। डॉक्टरों की बातें सुनकर मरिया के घर वाले मरिया को हॉस्पिटल से घर ले गए। मरिया के हॉस्पिटल से जाने के बाद कॉल भी मरिया के घर पहुंच गया। मरिया के घर जाकर कॉल ने मरिया के इलाज की परमिशन मरिया के घर वालों से ले ली और मरिया का इलाज करने लगा। इस इलाज के लिए कॉल ने अपने हॉस्पिटल से बहुत सारी मशीनें व इक्विपमेंट चुरा लिए। इन सारी चीजों को कॉल ने मरिया के घर पर सेट कर दिया। अब उसने मरिया का इलाज करना शुरू कर दिया। कॉल मरिया से पूरे 32 साल बड़ा था, पर उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कॉल बस अपनी ड्रीम गर्ल को सही करके उसके साथ अपनी बची हुई जिंदगी जीना चाहता था। कॉल ने मरिया को सही करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, पर अपनी ड्रीम गर्ल को नहीं बचा पाया। मरिया के मरने से कॉल पूरी तरह से टूट गया। कॉल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया हो। कॉल खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने मरिया के घर वालों से कहा कि मरिया के अंतिम संस्कार का सारा खर्च वो खुद देगा। कॉल की ये बात सुनकर मरिया के घर वालों को लगा कि शायद कॉल को मरिया से एक पेशेंट के नाते लगाव हो गया है। उन्होंने कॉल की ये बात मान ली। कॉल ने कब्रिस्तान में मरिया का एक बड़ा मकबरा बनवाया। उस मकबरे की एक चाबी उसने अपने पास रखी। कॉल ने मरिया के घर वालों से कहा कि आप लोग मरिया से बाहर से मिलकर जाइएगा, अंदर की चाबी सिर्फ मैं रखूंगा, आप लोग अंदर मत जाइएगा। कॉल ने कहा आप लोग हमेशा मरिया को बाहर से श्रद्धांजलि देकर जाइएगा। ये जो भी कॉल ने मरिया के घर वालों के सामने शर्त रखी, यह एक बड़ी बात थी, पर मरिया के घर वाले इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं करते। वो सोचते हैं कि शायद कॉल सदमे में है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। मरिया के घर वाले कॉल की ये बातें भी मान लेते हैं। इसके बाद मरिया के घर वाले वहां से चले जाते हैं। अब कॉल हर दिन मरिया के मकबरे में जाता है और वहां उससे पूरी पूरी रात बात करता है। ये सिलसिला पूरे 1 साल तक चलता है। कॉल मरिया के मकबरे में जाकर पूरी पूरी रात उससे ऐसे बातें करता था जैसे मरिया जिंदा हो। मरिया के माता पिता को ये बात पता थी कि कॉल रोज मरिया से मिलने जाता है तथा उससे बातें करता है, पर मरिया के घर वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको लगा सनकी है, करने दो, हमारी बेटी तो मर ही गई है, अब हमें क्या ही फर्क पड़ता है। कुछ समय बाद कॉल ने मरिया की कब्र पर जाना बंद कर दिया। ये बात भी मरिया के घर वालों को पता चली कि कॉल अब मरिया की कब्र पर नहीं जाता है। उनको लगा शायद ये सनकी डॉक्टर अब सुधर गया है, इसलिए वापस अपने वो काम धाम में लग गया है। मरिया के माँ बाप के दिमाग में ये ख्याल आया ही नहीं कि कॉल के ना जाने की वजह ये भी हो सकती है कि अब मरिया कब्र में हो ही ना। कॉल ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि एक रात मरिया उसके सपनों में आई थी। सपनों में आकर मरिया ने कॉल से कहा कि मुझे कब्र से बाहर निकालो और अपने साथ अपने घर ले चलो। कॉल को तो आप सभी जान ही चुके होंगे कि वो अपने सपनों को कितना सीरियस लेता है। अब कॉल 1933 की एक रात चुपचाप मारिया को बाहर निकालता है। मारिया की लाश अब सड़ चुकी थी। उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना ही उसे गंध आती है। वो मारिया की सड़ी गली लाश को लेकर अपने घर आता है। घर लाकर वो मारिया से शादी करता है। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मौत जैसी छोटी चीज मुझे मेरी ड्रीम गर्ल से अलग नहीं कर सकती है। कॉल को तो मारिया के सड़ने गलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मारिया की लाश की बदबू उसे परेशानी में डाल सकती थी। कॉल ये भी अच्छे से जानता था कि वो लाश को ऐसे नहीं रख सकता था, क्योंकि अगर पड़ोसियों तक लाश की बदबू पहुंची तो वो कॉल को छोड़ेंगे नहीं। उसने अपने घर के अंदर
अब मारिया के लिए लैब बना डाली। इस लैब में उसने मारिया को शिफ्ट किया और अब उसने मारिया के ऊपर काम करना शुरू किया। कॉल मारिया के हर हिस्से में काम करने लगा। वो बस मारिया को किसी भी तरह से जीवित जैसा बनाना चाहता था। एक मरे हुए व्यक्ति को खड़ा करना बेहद मुश्किल टास्क होता है। कॉल ने सबसे पहले मारिया की बॉडी को बहुत सारे तारों की सहायता से खड़ा किया और मारिया की डेड बॉडी को तारों की हेल्प से लटका दिया। कॉल ने मारिया को ऐसे लटकाया था जैसे कोई जीवित इंसान खड़ा हो। मारिया को लटकाने के बाद कॉल ने मारिया के पूरे शरीर में वैक्स लगाई। जहां जहां बॉडी गल गई थी वहां वहां कॉल ने वैक्स भर दी और ऊपर से पेंट कर दिया। उसके बाद कॉल सीधे मार्केट गया और वहां से एक विग ली। विग लेकर कॉल ने मारिया के सिर पर लगा दिया। अब कॉल ने तैयार कर ली अपनी ड्रीम गर्ल वापस से। कॉल मारिया को देखकर बहुत खुश होता है। कॉल ने सब कुछ किया पर अभी भी एक कमी बाकी थी। मारिया की आंखें अभी भी बंद थी। कॉल ने मारिया की आंखों को खोलने के लिए उसकी गली आंखों में कंचे डाल दिए और वैक्स भरकर आंखों को सेट कर दिया। अब वो अपनी ड्रीम गर्ल को खुशबूदार बनाने के लिए उसके ऊपर अनेकों प्रकार के परफ्यूम छिड़कने लगा ताकि किसी तक लाश की बदबू ना फैले। अब कॉल अपने पूरे घर के अंदर खुशबू फैलाकर रखता था। अब कॉल की ड्रीम गर्ल पूरी तरह से तैयार थी और कॉल ने बिना देरी किए मारिया से शादी करने की सोची। कॉल ने पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी ड्रीम गर्ल से शादी की। इस शादी में मरी हुई मारिया और कॉल के अलावा और कोई नहीं था। कॉल मारिया की डेड बॉडी से शादी करके बहुत खुश था। कॉल और मारिया की डेड बॉडी अब कपल बन चुके थे। अब कॉल ने अपनी जिंदगी का हर पल अपनी ड्रीम गर्ल के साथ बिताना शुरू किया। कॉल डेड बॉडी के साथ ऐसे रहता जैसे कोई जीवित इंसान हो। कॉल मारिया को अपनी पत्नी की तरह ट्रीट करता, उससे सब कुछ डिस्कस करता, उसके साथ बैठकर अपना फ्यूचर भी प्लान करता था। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा पर कुछ दिनों बाद मारिया की डेड बॉडी फिर से सड़ने लगती है। अब वैक्स जगह जगह से टूटने लगा था क्योंकि कॉल डेड बॉडी को सारा दिन इधर से उधर रखता रहता था। इतना ही नहीं, कॉल मारिया की डेड बॉडी को अपने साथ लेकर सोता तक था। मारिया के सड़ने गलने से कॉल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर एक नया रास्ता निकाला। वो मार्केट गया और वहां से सिल्क का एक कपड़ा लेकर आया। कपड़ा लाकर उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया। फिर उस पर मारिया की स्किन से मिलता जुलता स्किन कलर किया। फिर इस कपड़े को लेकर मारिया के ऊपर चढ़ा दिया। अब एक बार फिर कॉल की ड्रीम गर्ल बनकर रेडी थी। अब कॉल ने फिर पहले की तरह ही अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। ये सब कुछ करते हुए अब पूरे 7 साल बीत चुके थे। जी हाँ, एक डेड बॉडी के साथ रहते हुए कॉल ने अपने पूरे 7 साल बिता दिए। वहीं डेड बॉडी जिसे हम अपने साथ एक दिन भी नहीं रखते, कॉल पूरे मन से एक डेड बॉडी के साथ 7 साल रहा। 7 साल एक लंबा समय होता है। इन 7 सालों में कॉल को किसी ने नोटिस तक नहीं किया कि वो क्या करता रहता है। अब मारिया को मरे हुए पूरे 9 साल बीत चुके थे। अब कॉल चाहता था कि काश उनकी ड्रीम गर्ल वापस जीवित हो जाए। वो अब पूरे टाइम यही सोचता कि कैसे मारिया को वापस जीवित किया जाए। कॉल ने अब मरे हुए इंसानों को जिंदा कैसे किया जाए इस चीज पर काम करना शुरू किया। कॉल मारिया के लिए पागल हो चुका था। उसे सही गलत कुछ भी नहीं दिखता था। मारिया के लिए वो सब कुछ भूल चुका था। एक रिसर्च करते हुए उसे पता चला कि अगर किसी मरे हुए इंसान को जीवित करना है तो उसे रॉकेट में बैठाकर स्पेस में छोड़ दें। स्पेस में बहने वाली रेडिएशन से मरा हुआ इंसान वापस से जिंदा हो जाता है। ये बात जैसे ही कॉल को पता चली वो इस बात को सच मान बैठता है। वो सब कुछ जानते हुए भी मारिया के लिए अनजान बन चुका था। कॉल अब किसी भी तरह से मारिया की डेड बॉडी को स्पेस में भेजना चाहता था। उसके सामने दिक्कत बस इतनी सी थी कि उसके पास रॉकेट कहां से आए। कॉल रॉकेट की तलाश में ही था कि तभी बाहर अफवाहें उड़ने लगी कि कॉल अपने घर में अगर अकेला रहता है तो वो हमेशा बाहर से लेडीज कपड़े परफ्यूम वगैरह क्यों लाता है। पास पड़ोस के लोग आपस में बातें करने लगे कि कॉल अपने घर पर कुछ तो करता रहता है। अब पूरे 9 सालों बाद कॉल के पड़ोसियों ने कॉल को नोटिस किया था। इससे पहले पूरे 9 सालों तक किसी ने कुछ भी नहीं देखा सुना था। एक शाम एक लड़का कॉल के घर के बाहर से निकला। तभी उसने देखा कि कॉल एक बड़ी सी गुड़िया के साथ डांस कर रहा है और खेल रहा है। इतना ही नहीं, उस लड़के ने यह भी देखा कि कॉल उस गुड़िया को वाइन भी पिला रहा है। इतना सब देखकर भी उस लड़के ने सब कुछ इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गया। उस लड़के के दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि कॉल ऐसा क्यों कर रहा है। खैर, अफवाहें जोरों शोरों से कॉल के लिए उड़ रही थी पर कॉल को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
वो अपने ड्रीम गर्ल के साथ खुशी खुशी रह रहा था। इसी बीच एक दिन मारिया की बहन कॉल से मिलने कॉल के घर आती है। मारिया की छोटी बहन कॉल से मिलने इसलिए आती है क्योंकि उसे भी कुछ अफवाहें सुनने को मिलती हैं। मारिया की बहन जैसे ही घर में घुसती है, वो घर के अंदर का नजारा देखकर चौंक जाती है। मारिया की बहन जो कॉल के घर के अंदर देखती है, वो दिल दहला देने वाला सीन था। वो घर के अंदर देखती है कॉल मारिया की लाश के साथ सोफे पर बैठा हुआ चाय नाश्ता कर रहा था। ये सब मारिया की बहन की समझ से परे होता है। मारिया की बहन अपनी बहन की 9 साल पुरानी लाश को देखकर चौंक जाती है। वो कॉल के ऊपर जोरों से चिल्लाने लगती है कि ये सब क्या है, क्यों कर रहे हो ये सब तुम। कॉल को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस मारिया को देखे जा रहा था। जब मारिया की बहन समझ गई कि कॉल ऐसे नहीं सुधरेगा, तो उसने तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलाया। पुलिस तुरंत कॉल के घर पर पहुंची और कॉल को उठा लिया और मारिया की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब डॉक्टर्स ने मारिया की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया, तब अनेकों चीजें सामने आई कि कॉल ने मारिया की डेड बॉडी के साथ 9 साल तक क्या क्या किया था। पोस्टमार्टम से पता चला कि कॉल ने डेड बॉडी के साथ अनेकों ऐसे काम किए थे जो शायद ही कभी किसी डेड बॉडी के साथ किए गए होंगे। कॉल दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जो सिर्फ सपनों की ही दुनिया में जीता था। 12 साल की उम्र तक तो कॉल अपनी रियल लाइफ जिया, लेकिन इसके बाद वो कभी अपनी रियल लाइफ में नहीं जिया। जब कॉल को कोर्ट में ले जाया गया तो जज को लगा शायद कॉल पागल है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन जब कॉल की सारी जांचें हुई, तब पता चला कि कॉल पूरी तरह से फिट है। उसे ना तो कोई बीमारी है और ना ही वो सनकी है। बकायदा वो अपना केस भी लड़ सकता है। कॉल ने एक बड़ा अपराध किया है, ये तो साबित हो चुका था, पर बदकिस्मती से उस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि अगर कोई इंसान ऐसा क्राइम करता है तो उसके खिलाफ क्या सजा होगी। संविधान में कॉल के क्राइम के लिए कोई सजा ही नहीं बनी थी, इसलिए कॉल पूरी तरह से सेफ बच गया। एक दिन की भी सजा नहीं हुई उसको। जज को मजबूरन कॉल को बरी करना पड़ा। जैसे ही ये बात सभी जगह फैली तो न्यूज और पब्लिक ने कॉल को बहुत सपोर्ट किया। कॉल अब बेहद फेमस हो चुका था। जब मरिया के घर वालों को मरिया की डेड बॉडी दोबारा मिली तो उन्होंने तथा पब्लिक ने मरिया की डेड बॉडी को कब्रिस्तान में नहीं दफनाया, बल्कि सेफली एक म्यूजियम में रखवा दिया। अब जो भी कॉल और मरिया की स्टोरी सुनता, वो मरिया की डेड बॉडी देखने जरूर आता। इस म्यूजियम में मरिया की डेड बॉडी रखी थी, वहां अब लोगों की भीड़ लगने लगी थी। दूर दूर से लोग मरिया की बॉडी देखने आने लगे। इतना ही नहीं, कॉल भी रोज अपनी ड्रीम गर्ल से मिलने जाता था। कॉल म्यूजियम में जाकर मरिया के साथ अनेकों घंटे बिताता था। ऐसे ही कुछ समय बीता, फिर अचानक एक दिन मरिया की बॉडी म्यूजियम से भी गायब हो गई। सबका शक सीधा कॉल पर गया, पर कॉल ने इस बार मरिया की बॉडी नहीं चुराई थी। कॉल खुद इन सबसे अनजान था। वो खुद पागलों की तरह मरिया को ढूंढ रहा था। इस बार मरिया की बॉडी को उसके घर वालों ने म्यूजियम से उठाकर चुपचाप एक अनजाने कब्रिस्तान में दफना दिया था। कॉल पागलों की तरह अपनी ड्रीम गर्ल को खोजता रहा। कॉल ने फिर जाकर मरिया के घर वालों से भी पूछा, पर मरिया के घर वालों ने कॉल को कुछ भी नहीं बताया कि मरिया की डेड बॉडी उन्होंने कहां दफनाई है। कॉल फिर अपनी तलाश में निकल गया और अपने अंतिम दिन तक अपनी ड्रीम गर्ल को खोजता रहा। ऐसी लव स्टोरी शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। क्राइम की ऐसी खतरनाक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम की आहट को सपोर्ट करें। मिलेंगे अगले एपिसोड पर। तब तक सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।